बिहार दरोगा में चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो आप टोटल वीडियो देखिए दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपको, पक्का, ये मेरा वादा है दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल अल्फा स्टडी में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चलाया गया है बिहार दरोगा स्पेशल एंड एनटीपीसी CB2 के लिए, तो दोस्तों अगर आप भी एनटीपीसी और बिहार दरोगा का फॉर्म फिलअप किए हैं दोस्तों, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। यह क्वेश्चन खान सर के नोट्स से लिया गया है दोस्तों, आरबीटी पब्लिकेशन के। तो खान सर का नोट्स कितना इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों आप बखूबी जानते हैं। तो आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि पूरा वीडियो देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो भारत के नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रकार है दोस्तों। तो भारत का नागरिकता हम 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। 5 प्रकार से प्राप्त करते हैं। अगर नागरिकता खोना होगा तो दोस्तों 3 प्रकार से खो सकते हैं। इसका जो अधिनियम आया था दोस्तों, भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। इसी से 5 प्रकार के नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, और 3 प्रकार से खो सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है दोस्तों। तो जन्म के आधार पर आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आपका जन्म भारत में हुआ है तो देशीकरण के आधार पर भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद वंशानुगत, अगर कोई आपका वंश चलते आ रहा था उसके आधार पर भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप बता दें दोस्तों कि अगर अर्जित भूमि, अगर कोई ऐसा अति है, जैसे हम लोग मान लीजिए कि पाकिस्तान को हड़प लिए, तो वहाँ का जो जितना नागरिक होगा दोस्तों उसको भी हम नागरिकता देंगे, तो अर्जित भूमि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अर्जित भूमि से भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, तो पंजीकरण से, अगर आप पंजीकरण कराते हैं तो पंजीकरण से भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो नागरिकता कितने तरह से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, 5 टाइप से। तो इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है डी, उपयुक्त में से सभी। नागरिकता अधिनियम कब आया था दोस्तों, 1955 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको एग्जामिनेशन में देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। एक श्रेष्ठ नागरिकता वह है जो डैश को दर्शाता है दोस्तों। तो यहाँ पे एक रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूकता हो। यानी एक श्रेष्ठ नागरिक हुआ है जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूकता हो। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का संविधान डैश। तो भारत का संविधान है दोस्तों, हमको एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता हम लोग कहाँ से लिए दोस्तों, तो एकल नागरिकता हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। ब्रिटेन से लिए हैं दोस्तों एकल नागरिकता। ठीक है, और एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिए हैं दोस्तों। और भारत में ऐसा नहीं कि यूपी राज्य का अलग नागरिकता है, पूरे भारत में आप एक ही नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहीं भी जाइए तो आप भारत का नागरिक हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर देंगे दोस्तों, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति को न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। तो अगर आप पंजीकरण करा के अगर नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम दोस्तों आपको 5 वर्ष तक भारत में रहना ही पड़ेगा। उसके बाद आप न्यूनतम 5 वर्ष तक रहना अनिवार्य है, उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। तो देखिए दोस्तों, संसद के सलाह से राष्ट्रपति इसका नागरिकता पर नियम बनाता है, कानून बनाता है दोस्तों। तो संसद के सहयोग से सलाह से राष्ट्रपति कानून बनाता है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उस प्रावधानों को निरस्त किया जो मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व के प्रभुत्व को मंजूर कराते थे। अब देखिए दोस्तों, ये जो मामला है ना दोस्तों, ये मामला सर्वोच्च न्यायालय का था दोस्तों। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का था दोस्तों। तो जो इसका मामला था मिनर्वा मिल्स मामला। तो मिनर्वा मिल्स मामला में क्या होता है दोस्तों, ये मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में आया था।
ठीक। वही सज्जन सिंह मामला में दोस्तों बताया गया है कि अगर सांसद चाहे तो इसमें संशोधन कर सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों गोलकनाथ मामला। तो गोलकनाथ मामला आता है दोस्तों, गोलकनाथ मामला आता है 1967 में, ठीक है। और गोलकनाथ मामला में ये बोला गया था दोस्तों कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों एक दूसरे का पूरक हैं, ठीक है दोस्तों। ये नहीं होता है एक दूसरे का पूरक, यानी ये दोनों पर आश्रित है दोस्तों। तो यह बताया था गोलकनाथ मामला। और मिनर्वा मिल्स मामला समझ गया। और केशवानंद भारती मामला था दोस्तों। तो केशवानंद भारती मामला दूसरा था। यह मामला था दोस्तों आपको प्रस्तावना से रिलेटेड। केशवानंद भारती मामला 1974 में आता है, 1974 में। तो इसने जो प्रश्न बताया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो सभी मामलों के देख लिए। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा बताया दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार लगा लीजिए, आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 में यह बताया गया है दोस्तों, जो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को बी.आर. अम्बेडकर ने क्या बोलते हैं संविधान का आत्मा बताया है। लेकिन अगर वास्तव में बोला जाए कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया है दोस्तों, तो भारतीय संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना, आंख मुड़ के। लेकिन वही बोलेगा कि भीमराव अंबेडकर जी किसे बोले थे, तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार को दोस्तों। तो आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है मूलभूत यानी मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो मौलिक अधिकार पर प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकार दोस्तों हमारे भाग 3 में आता है, भाग 3 में आता है। आर्टिकल कितना से कितना आता है दोस्तों, आप कमेंट करके इसमें लिख सकते हैं कि भाग 3 में आर्टिकल कितना से कितना तक फंडामेंटल राइट आता है। फंडामेंटल राइट दोस्तों हम लोग यूएसए से लिए हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए मौलिक अधिकार आर्टिकल कितना से कितना तक आता है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है दोस्तों। अब देखिए बताते हैं इसका मामला क्या हो गया था दोस्तों। जो पहले आर्टिकल संविधान उस प्रारंभ में आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट था दोस्तों। लेकिन बाद में क्यों हुआ कि अगर सरकार को विकास का कार्य करना था, कहीं ट्रेन चलाने ले जाना था, तो आपका मौलिक अधिकार, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मामला हुआ था कि सरकार को कहीं ट्रेन ले जाना था, तो आप सपोज आपके खेत में है ट्रेन जा रहा है, तो बोल रहा था कि नहीं मेरा ज़मीन है, आप बगल से ले जाओ, हम नहीं देंगे। तो यहाँ पे बहुत परेशानी करना पड़ता, सामना करना पड़ता था विकास के कार्य काम करने में सरकार को। तो क्या हुआ था दोस्तों, इसके लिए 44वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन होता है किसके समय में, मोरारजी देसाई के समय में। मोरारजी देसाई पीएम रहते हैं, उसी के समय 1978 में होता है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 31 में था उसको है ना दोस्तों रद्द कर दिया जाता है दोस्तों। और ये जो संपत्ति का अधिकार है 300 के एक में 300 के कम में रख दिया जाता है, 300 के कम में रख के और इसको कानून का अधिकार बना दिया जाता है। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो कौन है, नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार नहीं है दोस्तों। समझ पाए होंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है, यानी यह मौलिक अधिकार था अब कानूनी अधिकार है दोस्तों। क्या है, जायदाद का हक यानी वही संपत्ति का अधिकार है दोस्तों। आप समझ पाए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे दिया है मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे दोस्तों। और 7 दिए जैसा कि आपको मालूम है 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति को हटाकर तो अब कितना बच गया दोस्तों, 6 बच गया। तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मौलिक अधिकार की व्यवस्था, आर्टिकल 12 से 35 है, ये भी बिल्कुल राइट है दोस्तों। नेक्स्ट प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता
का अधिकार दोस्तों आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है दोस्तों। तो सही बात है आर्टिकल 20 और 21, 20 और 21, 20 और 21 में दिया गया है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो यह है ना आपातकाल की स्थिति में भी नहीं हटाया जा सकता है, तो ये भी सही है। और वाक्य यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। तो चारों सही है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन कोई में भी 1 2 3 4 नहीं दिया है, तो इसका आंसर हम लोग डी ले लेंगे दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप बिहार दरोगा में चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो आप टोटल वीडियो देखिए दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपको, पक्का, मेरा वादा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिए गए देते हैं। अब देखिए दोस्तों, कानून की समानता हम लोग पर इंग्लैंड ने 200 वर्षों तक राज किया था दोस्तों, तो उन्हीं का जो कानून व्यवस्था था उसी को बरकरार रखे हैं दोस्तों। तो इसीलिए जो हम लोग का कानून व्यवस्था है ना, ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के समान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रता में से कौन सा विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं है दोस्तों। तो विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं है, जैसे हम लोग को आर्टिकल 19 में दिया गया है बोलने का स्वतंत्रता, मौन रहने का, मीडिया का स्वतंत्रता, पुतला का स्वतंत्रता, पुतला जैसे फूकने का स्वतंत्रता, झंडा तोलन का स्वतंत्रता, RTI 1905, ये सब जो टोटल मतलब बहुत कहीं जाने का स्वतंत्रता, भाषण करने का शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के क्या बोलते सभा करने का, मुक्त रूप से कहीं देश में आवागमन का स्वतंत्रता, काफ़ी स्वतंत्रता दिया गया आर्टिकल 19 में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको भाषण का एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है, शांतिपूर्ण बिना हथियार के सभा कर सकते हैं कि करने का स्वतंत्रता, मुक्त रूप से घूमने का स्वतंत्रता। लेकिन प्रेस का स्वतंत्रता मुख्य रूप से 19 में नहीं दिया गया, 19 के 1 में दिया गया है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत अब तक मौलिक अधिकारों का गारंटी दी गई है। तो कितना मौलिक अधिकार है दोस्तों, तो 6 मौलिक अधिकार है, जैसा कि आपको बता दिए दोस्तों। आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप जैसे कि देख सकते हैं 3-3 4-4 एग्जाम में रेगुलर पूछा गया है दोस्तों, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं दोस्तों, याद करके रखिए। अगर आपके पास खान सर का MBD RBD प्रकाशन का बुक नहीं है तो दोस्तों इसका नोट्स बनाइए और 1-2 बार याद करके एग्जामिनेशन में जाइए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार पर युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों। तो इसका शक्ति है ना दोस्तों सांसद के पास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सा सक्षम है। तो मौलिक अधिकार में संशोधन कौन सा कर सकता है दोस्तों, तो सांसद कर सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या था। तो राज्य के नीति निर्देशक को जो भाग हम लोगों का किस में आता है दोस्तों, तो भाग 4 में आता है नीति निर्देशक तत्व। कितना होता है, तो 36 से 51 तक होता है नीति निर्देशक तत्व, इसके अंतर भाग 4 में आता है। नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए दोस्तों, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। तो इसमें क्या वर्णित है दोस्तों, तो कल्याणकारी राज्य व्यवस्था, राज्य का स्थापना करना राज्य इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, संविधान में कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य की विचार को उल्लेखित करता है दोस्तों, तो आपको बता दिए भाग 4। नेक्स्ट, कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड के बारे में जानते हैं दोस्तों। आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है कॉमन सिविल कोड, जिसको समान सिविल संहिता भी बोलते हैं दोस्तों। इस सिर्फ कौन राज्य में लागू है दोस्तों, तो ये गोवा राज्य में लागू है, जैसा कि आपको मालूम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमेशा ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा दोस्तों, कॉमन सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट में पूछ दिया है आर्टिकल 44 में। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया, इसका प्रयोजन क्या है दोस्तों, तो इसका है दोस्तों विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों
पर नियंत्रण करने के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था दोस्तों। तो किसकी अनुशंसा पर दोस्तों, तो यहाँ पे है स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर मूल्य कर्तव्य को जोड़ा गया था दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर 3-4 स्टार लगा लीजिए दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इनमें से कौन सा राजकीय भाषा नहीं है दोस्तों। जैसे अनुसूचित 8 में दिया गया है दोस्तों 22 भाषाओं को, तो 22 भाषाओं में हम लोग को राजस्थानी है दोस्तों, राजस्थानी को शामिल नहीं किया गया, जबकि कश्मीरी को, संस्कृत को, मैथिली को, हिंदी को भी नहीं शामिल किया है दोस्तों। तो इसे 22 भाषा को शामिल किया गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में के निर्माताओं के मन तथा आदर्श की झलक दिखाई देती है, मन एवं आदर्श की झलक दिखाई देती है दोस्तों प्रस्तावना में। आपको बता दें दोस्तों कि प्रस्तावना का जो भाषा है ना दोस्तों, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, और प्रस्तावना का विचार अगर पूछेगा कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो भाषा कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। विचार अगर पूछ देगा तो यूएसए से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन आपको बता दिए थे दोस्तों। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य द्वारा बताया गया था कि जब संविधान प्रस्तावना संविधान के भाग है और इसके में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में चेंज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। केशवानंद भारती सबसे बड़ा केस था दोस्तों, इसमें 13 जज बैठे हुए थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उसी में 42वां संविधान संशोधन में 3 बात जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका जो आदर्श, मन का आदर्शता झलकता है दोस्तों प्रस्तावना में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है दोस्तों, तो भाग 4 में है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो लिया गया है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ठीक है। और पूछेगा कि आयरलैंड किससे लिया है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरलैंड किससे लिया है, तो आयरलैंड लिया है दोस्तों स्पेन से, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। काफ़ी आप को मेहनत करके वीडियो बनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे कूट दिया गया है, काफ़ी ऐसा मिलेगा क्वेश्चन आपको मिलान करने के लिए। तो यहाँ पे बताइए राज्य का नीति निर्देशक कहाँ से लिए हैं, तो दोस्तों आयरलैंड से लिए गए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, तो कहाँ से, अमेरिका से लिए गए दोस्तों। संघ राज्य का समवर्ती सूची कहाँ से लिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। तो 1 का 3, 2 का 5 देख लीजिए दोस्तों, यहीं से मिल जाएगा आपको। 1 का 3, 2 का 5 बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो समान अवसर का अधिकार आर्टिकल 16 में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। नौकरी में समानता का अधिकार, अवसर का समान, आर्टिकल 16 में। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों को संकल्पना ग्रहण किया, यानी फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, किस देश से दोस्तों, तो ये यूएसए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया है, तो संघीय पद्धति की सरकार भी शामिल किया गया है, विधि का शासन भी शामिल किया गया है दोस्तों, विधि निर्माण की प्रक्रिया भी, यानी सभी शामिल किया है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट दोस्तों, मूल संविधान में कौन सा भाग राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना शामिल किया गया था दोस्तों, तो मूल संविधान में है ना दोस्तों संकल्पना की भावना नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में
द्वारा किया गया है दोस्तों? तो आर्टिकल 17 में किया गया अस्पृश्यता का अंत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तो दोस्तों, स्टार लगा लीजिए, 6-7 स्टार लगा के रख लीजिए। आर्टिकल 17 आपको एग्जामिनेशन में हर बार देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। भारत के संविधान मान्यता प्राप्त करता है दोस्तों, तो मान्यता प्राप्त करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को। 2 प्रकार के अल्पसंख्यक को मान्यता प्राप्त करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है दोस्तों? तो राज्य सूची और 3 सूचियाँ होते हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो अभी वर्तमान में दोस्तों संघ सूची के बाद 100 सब्जेक्ट है, विषय हैं, और राज्य सूची के बाद 66 सब्जेक्ट हैं, और समवर्ती नहीं 61 अभी घटा दिया गया, 61 है। और राज्य सूची समवर्ती सूची में है कि दोस्तों 52 सब्जेक्ट। पहले यहाँ पे 66 था, इसमें से 5 को निकाल के इसमें रख दिया गया है दोस्तों। इसका पहले 47 था, अभी हो गया 52, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर से बता दें दोस्तों, केंद्र के पास 100 अभी वर्तमान में, राज्य के पास 61 और समवर्ती के पास 52 हो गया दोस्तों। अब बता दें दोस्तों, इस पर केंद्र कानून बना सकता है, इस पर राज्य बना सकता है, इस पर राज्य और केंद्र दोनों बना सकता है। अगर एक ही विषय पर समवर्ती सूची में दोनों कानून बना दे दोस्तों, तो प्रभावी माना जाता है केंद्र को। तो इसमें इतना सब्जेक्ट है दोस्तों। तो देखिए, जो राज्य क्षेत्र में आपको फीलिंग से मालूम चल जाएगा दोस्तों कौन राज्य सूची का, जैसे कृषि राज्य स्तर पर होता है तो कृषि राज्य सूची का सब्जेक्ट है, और सिंचाई भी राज्य सूची का, जेल भी राज्य में रहता है तो राज्य सूची का। लेकिन सुरक्षा वाला मामला है ना, ये केंद्र सूची का विषय है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार को प्रबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से रीट में कौन सी रीट जारी नहीं किया जा सकता है दोस्तों? तो देखिए, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है दोस्तों। 5 प्रकार में कौन है? एक ठो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, होता है दोस्तों, दूसरा परमादेश होता है, तीसरा होता है एक उत्प्रेषण भी होता है दोस्तों, एक होता है अधिकार परीक्षा, एक होता है दोस्तों प्रतिषेध। तो निषेध भी होगा, प्रतिनिषेध भी हो जाए, तो टोटल इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, अगर 4th ई ऑप्शन आता दोस्तों तो वही आंसर हो जाता है इसको। इस सभी है दोस्तों, एक और होता है अधिकार परीक्षा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं दोस्तों। तो यह किसके द्वारा जारी किए जाते हैं दोस्तों? तो यह है ना उच्च न्यायालय यानी SC सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये सब जारी किया जाता है दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ही रीट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के, अगर मौलिक अधिकार को हनन होता है तो। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है दोस्तों? तो इसमें है ना मौलिक अधिकार के बारे में दोनों को प्राप्त है। मौलिक अधिकार के रक्षा आपका सर्वोच्च न्यायालय भी करता है, SC भी करता है, और SC भी करेगा और HC भी करेगा, हाई कोर्ट भी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वायत्तता सुनिश्चित करता है? तो व्यक्तिगत स्वायत्तता सुनिश्चित करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का निरूपण निम्न स्थान में से किया गया है दोस्तों। तो राज्य का नीति निर्देशक निरूपण किया गया है दोस्तों सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को देखते हुए, ठीक है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं लगातार एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को देखने को मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के संविधान का भाग 4 के बारे में दर्शाता है दोस्तों। तो भाग 4 आप बखूबी जानते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में दर्शाता है दोस्तों। नेक्स्ट, इनमें से किसने कहा था राष्ट्र की नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार भुनाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका कहा गया था KT शाह द्वारा। दो आंसर दे दिया गया दोस्तों, तो इसको मायने नहीं रखता, एक को काट दीजिए दोस्तों, KT शाह आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता की प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो इसके लिए है ना आर्टिकल 39 के A दिया गया है, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का बात। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय प्रशासन किस तत्व
का प्रभाव है दोस्तों, तो भारतीय प्रशासन पर दोस्तों इसमें संघवाद पर्व है, नियोजन पर्व है, संसदीय लोकतंत्र पर्व है, यानी ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, तो आपको बता दिए दोस्तों। मौलिक अधिकार देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में आता है, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार में आता है, विचार एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में आता है। लेकिन सभी पुरुष और स्त्रियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन दोस्तों, तो आपको हम बता दें दोस्तों, इसके लिए आर्टिकल 39 में यह बताया गया है दोस्तों कि समान काम के लिए समान वेतन मिले जाएगा, महिला व पुरुष। तो देखिए मेरा मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ है, 12 से 35। अब 12 से 35 में आ रहा है नहीं ना। उसके बाद जो नीति निर्देशक तत्व कितना है, 36 से 51। तो 36 से 51 में 39 में आता तो ये जो है ना मौलिक अधिकार का पार्ट्स नहीं है। अगर आप इसको तोड़ के पढ़िएगा दोस्तों तो आंसर इसी में छुपा होता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, तो मौलिक अधिकार नहीं है जैसे हड़ताल करने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अगर हड़ताल करने का मौलिक अधिकार दे देता दोस्तों तो डेली हड़तालें होता, ट्रेन पर जाके हर जगह हड़तालें होता। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया था दोस्तों, तो शिक्षा का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है दोस्तों, तो राज्य का निधि निर्देशन सिद्धांत नहीं है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना ये नीति निर्देशक सिद्धांत है। 14 वर्ष से कम बच्चे के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। गौ निषेध भी नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत है। और निजी संपत्ति की समाप्ति या नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं आता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ आरबीडी पब्लिकेशन है दोस्तों खान सर का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, तो मौलिक अधिकार नहीं है तो धार्मिक कार्यों के व्यवस्था की स्वतंत्रता, प्राइमरी स्तर पर मुक्त शिक्षा का अनिवार्य शिक्षा, फैक्ट्री में बच्चों को नियुक्ति एवं निषेधाज्ञा, तो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल कलाकारों के लिए कितने वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया है दोस्तों, तो इसका निर्धारण 14 वर्ष किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरे काम पर न लगाने के लिए किस अधिकार के प्रति संरक्षण है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, मूल अधिकारों का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो 51 के क में दोस्तों मूल कर्तव्य का वर्णन है दोस्तों। मूल कर्तव्य का वर्णन वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रिम व्यक्ति कौन था दोस्तों, तो आरटीआई के लिए परिपाटी व्यक्ति है अरुणा राय था दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद करके रखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकार को श्रेणी में आता है, जैसे वोट देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार आपको राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट, तो इनमें से महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसका संबंध किससे दोस्तों, तो सांसद में भी 33% नहीं है दोस्तों, विधानसभा में भी नहीं, नगरपालिका में नहीं, लेकिन पंचायत में 33% आरक्षण है दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। चतुर्थ स्तंभ यानी 4th स्टेट, सरकार के जो चौथा अंग होता है ना दोस्तों, उससे किसको इंगित करता है दोस्तों, तो प्रेस एवं समाचार का कार्य है दोस्तों। सरकार के वक्तव्य को बुरा या सही इफेक्ट को हाईलाइटेड करना, तो इसीलिए इसका सरकार के चौथा अंग माना जाता है। इसीलिए 4th स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है दोस्तों, कभी नहीं मारिएगा केंद्र सरकार दोस्तों, यहाँ पे है ना राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य द्वारा निर्णय लिया जाता है दोस्तों, और राज्य चुनाव आयोग द्वारा ही ग्राम पंचायतों का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे पंचायती राज है जो कि निधि फंड
के लिए मुख्यतः डैश पर निर्भर करता है दोस्तों। तो निधि फंड के लिए मुख्यतः डैश पर निर्भर करता है दोस्तों, एक प्रशासनिक ढांचा एवं सरकारी वित्त पर निर्भर करता है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद करके रखें। प्रखंड यानी खंड यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति का एक क्या है दोस्तों, तो यह है प्रशासनिक प्राधिकरण है दोस्तों। नेक्स्ट है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन होता है दोस्तों। देखिए पंचायती व्यवस्था है ना त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति आता है, बलवंत राय मेहता समिति आता है 1957 में, ठीक है 1957 में। यह त्रिस्तरीय यानी 3 प्रकार के दोस्तों पंचायती के व्यवस्था के का घोषणा किया है दोस्तों। बताया है कि 3 प्रकार के पंचायत होना चाहिए। एक होना चाहिए जिला स्तर पर दोस्तों, जिला। दूसरा होना चाहिए प्रखंड खंड स्तर पर, और तीसरा होना चाहिए पंचायत स्तर पर, ठीक है। तो आपको जैसा कि समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो एक होता है ग्राम पंचायत होता है, एक होता है पंचायत समिति होता है, एक होता है जिला परिषद होता है। ग्राम तो कुछ होता ही नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे पंचायत मार सकते हैं। अगर आपको एग्जामिनेशन में अगर मतलब पूछेगा द्वितीय, तो द्वितीय छोटा अंक पंचायत समिति, या प्रथम तो जिला परिषद होता है। जिला परिषद से चेयरमैन बनता है दोस्तों, पंचायत समिति से प्रमुख बनता है, ग्राम पंचायत का तो हेड होता है मुखिया दोस्तों, जैसा कि आप जानते होइएगा। इसका जो समिति आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था। कब आया था दोस्तों, 1957 में। 3-4 समितियाँ आते हैं पंचायती में, उस सबको हम बता देते हैं दोस्तों। बलवंत राय समिति के बाद आता है 1977, डायरेक्ट 20 साल बाद, 57 से 20 साल बाद कितना आता है 1977 में अशोक मेहता समिति। इसने 2 स्तरीय बात किया था पंचायती व्यवस्था, एक ग्राम स्तर पर और एक जिला स्तर पर बात किया था। तीसरा आता है दोस्तों जेपी राव समिति 1985 में आता है। एक भी और था दोस्तों शायद, हाँ एक था सिंघवी समिति, LK सिंघवी समिति 1986 में आया था। नेक्स्ट उसके बाद 85-86 जेपी राव, 85 सिंघवी समिति, 86 बलवंत राय 57, और 20 साल बाद 77 अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति पूछा जाता है यही, बलवंत राय और अशोक मेहता समिति। अशोक 2 स्तर, अति बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय, ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य का ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश दिया गया है दोस्तों। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज द्वारा त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो आंख मूंद के मार दीजिए, बलवंत राय मेहता समिति, जैसा कि आपको हम बताए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 62 नंबर, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितना होना चाहिए दोस्तों। बउआ वाला क्वेश्चन है, 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, चुनाव लड़ सकते हैं यार, टेंशन नहीं है। अगर देखिए 21 वर्ष के ऊपर हो तो चुनाव लड़ सकते हैं, 25 वर्ष का है दोस्तों तो सांसद बन सकते हैं, 30 वर्ष का है दोस्तों तो आप राज्यसभा में जा सकते हैं, 35 वर्ष का हो दोस्तों तो आप उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकते हैं दोस्तों। तो आप समझ हो गए होंगे क्लियर। राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष आयु दोस्तों, विधायक बनने के लिए भी 25 वर्ष आयु दोस्तों, विधान परिषद बनने के लिए 30 वर्ष आयु दोस्तों, ठीक है। आप सभी को लिख के याद करिए, ऐसे ही याद कीजिए कि गर्दा उड़ा के आ जाइए दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है। तो ग्राम पंचायत का आय दोस्तों, तो देखिए संपत्ति कर होता है ना दोस्तों, एक ट्रिक है, उषा निशा आय उपहार संपत्ति सीमा केंद्र सरकार। अभी तो सबको हटाकर GST कर दिया गया दोस्तों, तो ज़्यादा परेशानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन उस समय जो था संपत्ति कर जो केंद्र वसूलता है, वैसे भूमि कर, भवन कर और वाहन कर, ये सब ग्राम क्या बोलते हैं ग्राम पंचायत यानी स्टेट का हाथ में था। तो यहाँ पे इसको हो जाएगा सेंट्रल था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों का आय का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों। तो इसका है ना व्यवसाय, जो बिजनेस किया जाता है उसका जो टैक्स लिया जाता है तो वही आय मुख्य है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के बच्चे, महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए प्रावधान बनाने के लिए अधिकार देती है दोस्तों। तो भाग 3 मौलिक अधिकार इसमें दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय
संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। यानी आप चुप रह सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं, यानी मौन रहना, बोलना, मीडिया के स्वतंत्रता, उसके बाद पुतला किसी को जलाते हैं, चाहे झंडा को, आरटीआई, ये सब किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो 19 के अंतर्गत आता है। जो 19 है मेरा क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार है दोस्तों। तो इसका लिए भाग कौन हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निजता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अधिकार का अभिन्न अंग है दोस्तों। तो निजता अधिकार है दोस्तों, मौलिक अधिकार दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, और काफ़ी प्रयास करते हैं कि आपको टोटल चीज़ समझ में आए दोस्तों। तो थैंक यू, बाय।